नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं दिनेश वैष्णव और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है पाषाण काल का। और पाषाण काल में हमने अब तक कई क्लासेस ले भी लिए। पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल ये देख लिए थे, और नवपाषाण काल में भी हमने इसकी बेसिक जानकारी यानी पृष्ठभूमि देख ली थी, और नवपाषाण काल की कौन सी विशेषताएं हैं वो भी देख ली थी। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि नवपाषाण काल का विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ, यानी कौन कौन से स्थान है जहाँ से हमें नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, और कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, और उनकी खोज या उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, यानी जो भारत और पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो इधर पंजाब वाला क्षेत्र है, राजस्थान की बॉर्डर वाला, ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र। यहाँ पे देखते हैं हम, तो सबसे पहले नाम आता है मेहरगढ़ का। अब हम देखते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ पे है। तो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और बोलन नदी घाटी में स्थित है। इसकी खोज की गई थी 1968 में सरदार घोष बख्श रायसीनी के द्वारा। उत्खनन उत्खनन पूछे तो ध्यान रखना है 1974 में जोरिंज महोदय के द्वारा। और यहाँ से हमें 7 पुरातात्विक स्तर प्राप्त हुए, यानी 7 पुरातात्विक स्तरों में इसका उत्खनन किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं साक्ष्य क्या मिलते हैं हमें। तो यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अनाज भंडारण की जानकारी प्राप्त हुई यहाँ से, क्योंकि जब कृषि कर रहे हैं तो मनुष्य उनको अनाज को, जो ज़्यादा अनाज होगा यानी अधिशेष के रूप में भी उत्पादन होगा, तो उसको संग्रहित भी करेगा। तो उसके लिए भंडारण भी चाहिए, तो भंडारण के यहाँ पे कोठार कोई जो भी सामग्री वो प्राप्त होती है, यानी भंडारण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। स्वादान प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है, मरण मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये तो था मेहरगढ़। उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान में क्वेटा घाटी है, वहाँ से 2 स्थान है। एक तो है किली गुल मोहम्मद स्थल, जिसका उत्खनन किया गया था 1950 में फेयर सर्विस के द्वारा, और एक है दम्ब सादात स्थल, जो कि फैज मोहम्मद द्वारा उत्खनन किया गया था। यहाँ से हमें 4 कालखंडों के स्तर प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आता है कलात पठार, कहाँ पे, पाकिस्तान में, और यहाँ 2 प्रमुख स्थल है, एक तो अंजीरा और एक शाहदम्ब स्थल है। यहाँ से हमें 5 पुरातात्विक स्तर प्राप्त होते हैं। तो ये तो थे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं उत्तरी क्षेत्र में, यानी जो हमारा उत्तरी भारत, वहाँ पे कौन कौन से है। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है गुफ कराल का। ये कहाँ पे, कश्मीर में स्थित है। और गुफ कराल का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ देखते हैं हम, तो इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। और इसका उत्खनन किसने किया था, 1981 में AK शर्मा के द्वारा। यहाँ से हमें 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। पशुओं की बलि के सामूहिक, यानी सामूहिक रूप से बलि दी जाती थी पशुओं के जी, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पत्थर का अलंकृत लुनेरा, लुनेरा का मतलब हार्वेस्टर प्राप्त हुआ है। और ऐसा ही सेम लुनेरा कहाँ से भी प्राप्त हुआ है, बुरजहोम से। बुरजहोम भी कहाँ पे, कश्मीर में। बारहसिंगा के साक्ष्य भी मिले हैं। अब आपको देखो इस वाले चैप्टर में क्या ध्यान रखना है कि ये जो स्थान आप पढ़ रहे हो, इन स्थान के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एक तो इनकी लोकेशन क्या है, यानी कहाँ पे स्थित है, और इनके खोज किसने की थी, और प्रमुख साक्ष्य कौन से मिले हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें इतना सा पूछता है कि जैसे सामने दे देगा गुफ कराल, बुर्ज होम, क्वेटा घाटी, फिर उसके बाद मेहरगढ़, और उनका स्थान दे देगा जैसे गुफ कराल। अब इसमें मैच करवाएगा कि गुफ कराल कहाँ पे है, तो आपको कश्मीर मिलाना है, बुर्ज होम कश्मीर मिलाना है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान वाला हो गया। फिर वैसे ही हम आगे और भारत के अन्य स्थल पढ़ेंगे, तो ऐसा ये क्या है, सुमेलित करवाता है। तो आपको लोकेशन सबसे पहले ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें लोकेशन से बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे, कश्मीर में स्थित है। अब बुर्ज होम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है, बर्च या बुर्ज वृक्ष। तो यहाँ पे ये स्थान है बुर्ज होम। यहाँ पे क्या है, बर्च या बुर्ज वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहते हैं, बुर्ज होम कहते हैं। और इसकी खोज की थी 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने। यहाँ से 4 पुरातात्विक स्तर प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, नवपाषाण कालीन सर्वाधिक साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि नवपाषाण कालीन साक्ष्य सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुए, तो यहीं से। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं बुरजहोम से। कार्नेलियन और अगेट के बने हुए 950 मन के प्राप्त हुए हैं। तो आपको बुरजहोम के बारे में भी ध्यान रखना है। उसके बाद में देखते हैं बेलन घाटी। हमने पिछली क्लास में भी देखा था, जब मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल पढ़ा था, कि बेलन घाटी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे
इसमें भी आपको इतना सा ध्यान रखना है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी में स्थित है, तो ये कोल्डी हवा, महागढ़ा, लहुरा देव, पंचो, चौपानी मांडो, ये 4-5 स्थान है, आपको ध्यान में रखने हैं। तो कोल्डी हवा में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? चावल की जंगली किस्म और कृत्रिम किस्म के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लोयु के साक्ष्य मिलते हैं, और 3 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। यानी एक तो सादा मृदभांड है जो बिल्कुल सादा था, यानी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं था, लाल रंग के मिलते हैं और काले रंग के मिलते हैं। महागड्ढा में गौशाला के साक्ष्य मिले हैं, 20 गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये झोपड़ियों के साक्ष्य है? तो झोपड़ियाँ बनाने के लिए जो खंभे गाड़े जाते हैं, उनके गोलाकार गड्ढे प्राप्त हुए यहाँ से। लौरा देव से हमें जो कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो कि 9000 ईसा पूर्व के हैं। और अन्य स्थल जैसे पंचो, चौपानी मांडो। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में विस्तार। तो चिरांद, चिरांद कहाँ पे? सहारण बिहार में स्थित है, और इसकी खोज की थी 1962 में वीके सिन्हा के द्वारा। सर्वप्रथम कृष्ण लोहित मृदभांड यहीं से प्राप्त हुए थे। तंबाकू पीने की नाल प्राप्त हुई है। अब आता नरहन, नरहन कहाँ पे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सोगोरा, ये भी कहाँ पे? राप्ती और आमी नदियों के संगम पर यूपी में स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से, यानी नवपाषाण काल का विस्तार हुआ था यहाँ पे भी, तो कौन कौन से स्थानों पे हुआ था। अब हमारी इस पाषाण काल की एक और क्लास बची है, लास्ट क्लास, जिसमें हम ये देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने नवपाषाण काल की विशेषताएं कर ली थी। तो अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का मैटर बचा है पाषाण काल का। फिर उसके बाद में हम ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल वाला टॉपिक देख लेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, यानी हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये सब नाम कैसे पड़े। और उसके बाद में भू रणनीतिक सीमाएं देख लेंगे, यानी प्राचीन काल में भारत का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, कौन कौन सी सीमाएं लगती थी। उसके बाद फिर हम एक क्लास में वो देख लेंगे कि भारत के प्रमुख भूखंड कौन कौन से हैं, यानी जिसमें हिमालय, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, द्वीप, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणी भारत, ये सब देख लेंगे हम। गंगा यमुना का मैदान, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान, वो सब देखेंगे हम। वैसे ये टॉपिक क्या है? ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन इतिहास के विषय में जब हम आगे जाके बहुत सारे युद्ध मैदान, भौगोलिक परिस्थितियाँ, वो सब देखेंगे ना, तो हमें थोड़ी सी लोकेशन का पता होना जरूरी है। तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमें हिस्ट्री समझ में आ जाए, और हिस्ट्री में जो मूलभूत अवधारणाएँ आती है जो देखते हैं हम, वो समझ में आ जाए। इतना सा पढ़ना है हमें, ज़्यादा कोई पीएचडी नहीं करनी है हमें उसके बारे में कि हम ज्योग्राफी को भी यहीं पढ़ने लग जाए। हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? दक्षिणी और पूर्वी भारत में नवपाषाण काल का विस्तार। और फिर उसके बाद जैसे आपका ये हो जाएगा, छोटे मोटे टॉपिक है, फिर इसके बाद हम जल्दी सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट कर देंगे, जो कि हर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक है वो, जहाँ पे भी भारत का इतिहास दिया गया है सिलेबस में, वहाँ पूछा जाता है। फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल। फिर तो हम सीरियल से पढ़ते जाएंगे, सेक्शन अभी भी सीरियल से पढ़ रहे हैं, पर फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही दिक्कत आती है। ये स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक ऐसे ही इतिहास में कि उनको समझने में बहुत टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।